Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So today in this class I am going to discuss with you inflation, unemployment and monetary rules. हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं मॉडल्स को बोलते हैं ISPC-MR मॉडल. IS आप जानते हैं IS कर्व, फिलिप्स कर्व PC है और मॉनेटरी रूल्स MR है. ठीक है, आप IS कर्व को अच्छी तरह समझते हैं, फिलिप्स कर्व भी आप पढ़ के आए हैं, लेकिन फिलिप्स कर्व दोबारा पढ़ेंगे यहाँ पे एक बार और मॉनेटरी रूल्स का क्या बेसिस है वो समझने वाले. कुछ बातें आपको बता देता हूँ. देखिए, अगर फिलिप्स कर्व की बात करते हैं तो लॉन्ग रन में फिलिप्स कर्व वर्टिकल होती है. शॉर्ट टर्म में फिलिप्स कर्व ये कहती है कि इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट में ट्रेड ऑफ है. यानी अगर आप इन्फ्लेशन कम करना चाहते हैं तो हायर अनएम्प्लॉयमेंट होगी और अगर आप ज़्यादा इन्फ्लेशन कर सकते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट लो रह जाएगी. ठीक है, लेकिन लॉन्ग रन में इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट में ट्रेड ऑफ एग्जिस्ट नहीं करता, वो वैनिश कर जाता है. इसलिए लॉन्ग रन में फिलिप्स कर्व वर्टिकल आती है. दूसरी बात, या पहले इसको लिख लेते हैं एक बार फिर आगे चलते हैं. लिखिए, ये बात जो बच्चे पढ़ते हैं हमारे पास वो जानते हैं कि आपको नोट्स तो मिलते ही हैं, लेकिन क्लास में लिखने से क्या होता है, थोड़ा सा अपने हाथ से लिखने से याद करना आसान हो जाता है. द की टू अंडरस्टैंडिंग द फिलिप्स कर्व, द की टू अंडरस्टैंडिंग द फिलिप्स कर्व is that when unemployment is at equilibrium level. अभी आगे जाके हम इसी चैप्टर में आगे डायग्राम्स बनाएंगे तो समझेंगे, बस एक आपको ब्रीफ पॉइंट लिखवा रहा हूँ. is that when unemployment is at equilibrium level inflation is constant. अगर अनएम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल पे है, जिसको आप लोग पढ़कर आए हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, नायरू पढ़कर आए हैं आप लोग, तो अगर वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट है तो इन्फ्लेशन कांस्टेंट होगा. हाउएवर unemployment is lower, however when unemployment is lower than its equilibrium level, inflation goes up, and when unemployment is higher than its equilibrium level, inflation goes down. This trade-off between inflation and unemployment, this trade-off between inflation and unemployment is possible only in the short run, is possible only in the short run. And this is because wage setters are concerned about the real wages. They want to keep the real wages constant. In the long run, there is no trade-off between inflation and unemployment. So the long run Phillips curve is a vertical line. लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व इज अ वर्टिकल लाइन. एक पॉइंट ये हो गया. ठीक है, ये सब बातें डिटेल में भी आएंगी. बस टू बिगिन विद मैं आपको कुछ बातें लिखवाता चल रहा हूँ ताकि मैं ध्यान रहे हम क्या पढ़ने वाले. दूसरी चीज़ क्या है कि देखिए, कभी अगर ऐसा हो जाए कि इकॉनमी में ओवर हीटिंग हो जाए, ओवर हीटिंग मतलब बहुत तेज़ी से इनकम बढ़ती जा रही है, लोग अमीर होते जा रहे हैं, इकॉनमी की इनकम बढ़ती जा रही है, इकॉनमी लोगों की इनकम बढ़ती जा रही है, GDP राइज करती जा रही है. इससे क्या होता है? इससे होता यह है कि प्राइसेस तेजी से बढ़ना स्टार्ट होते हैं. इन्फ्लेशन इज फॉलोड बाय आउटपुट, इन्फ्लेशन फॉलोज द आउटपुट. आउटपुट बढ़ता है तो प्राइसेस बढ़ते हैं. अरे अमीर हो गए, क्या हो गया भैया, चलो बाजार चलते हैं खरीदने, शॉपिंग करने, पैसे आ गए, अब क्या करें, कार खरीदो, ये खरीदो, वो खरीदो, दिस दैट एवरीथिंग. फ़ोन में खोल के बैठ जाओ, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, कुछ चीज़ चाहिए नहीं चाहिए, खरीदते जाओ, खरीदते जाओ, खरीदते जाओ, खरीदते जाओ. पैसा आने पर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, खरीदते हैं, चीज़ें खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं. कोई चीज़ आपको ज़रा सी भी ज़रूरत है तो भी खरीद लेते हैं. पैसा है, क्या दिक्कत है? जब पैसा कम होता है तो हम क्या करते हैं, सोच समझ के खरीदते हैं कि यार कोई ज़रूरी चीज़ है वही खरीदे, वरना पैसा ज़्यादा नहीं है हमारे पास. तो अब अगर आउटपुट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन भी आएगा, तो सेंट्रल बैंक का काम क्या है? सेंट्रल बैंक फिर वहाँ पे क्या करता है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग. आजकल हम पढ़ते हैं सेंट्रल बैंक से इन्फ्लेशन टारगेटिंग पढ़ता है, अब आगे पढ़ते रहेंगे अभी सब चीज़ें. जैसे इंडिया में सेंट्रल बैंक ने इन्फ्लेशन टारगेट सेट किया हुआ 4%, वो 4% रखना चाहते हैं. हर 2 महीने में सेंट्रल बैंक जो है उसकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है, जहां वो तय करते हैं कि हमको इंटरेस्ट रेट्स को क्या करना है, बढ़ाना है, घटाना है या कांस्टेंट रखना है.
जब सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देता है, अगर देख रहा है कि क्या कि इकोनॉमी में आउटपुट बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आ रहा है, तो वो क्या करेगा, सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगा। इंटरेस्ट बढ़ने से क्या होता है, इन्वेस्टमेंट डिमांड कम होती है, कंजम्पशन डिमांड कम होती है, यानी एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है। एग्रीगेट डिमांड कम होती है तो आउटपुट फॉल करता है और प्राइसेस धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाते हैं। इसको उल्टा भी है, अगर सेंट्रल बैंक देखता है रिसेशन आ रहा है, रिसेशन आ रहा है यानी इकोनॉमी में आउटपुट तेजी से फॉल कर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो उसको रोकना भी सेंट्रल बैंक का काम है। अब वो क्या करेगा, उल्टा करेगा, इंटरेस्ट रेट्स को गिराना शुरू कर देगा। इंटरेस्ट रेट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट स्टिमुलस होगा, लोग ज़्यादा, फर्म ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगी, ज़्यादा लोग कंज्यूम करेंगे, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, आउटपुट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। ठीक है, इसको भी लिख लीजिए। सेंट्रल बैंक्स आर टिपिकली, सेंट्रल बैंक्स आर नाउ टिपिकली, अभी करते हैं, पहले वो मनी टारगेटिंग करते थे, अब इन्फ्लेशन टारगेटिंग करते हैं। सेंट्रल बैंक्स आर नाउ टिपिकली, एक सब्जेक्ट बनकर आएगा आगे, ठीक है, मनी एंड बैंकिंग सब्जेक्ट है, वहाँ पे हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस एक ब्रीफ यहाँ पे आइडिया है कि सेंट्रल बैंक का ब्रीफ फंक्शन क्या है। डिटेल फंक्शनिंग मनी बैंकिंग सब्जेक्ट है, उसके अंदर आती है। ठीक है, सेंट्रल बैंक्स आर नाउ टिपिकली viewed as operating monetary policy through adjusting the interest rates in order to keep the economy close to its inflation target at the equilibrium level of output. If for example IS curve has shifted rightwards, which increases the level of output, which will cause inflation to rise, inflation to follow the rising output. Now, to keep the inflation at a targeted level, central bank will reduce the interest rate. This will reduce, to keep the inflation at its target level, central bank will increase the interest rate. This rise in interest rate will push the investment and consumption downwards. It will lower the aggregate demand and hence output. This will help in controlling the level of inflation in the economy. Okay. So the combination of लिख लिया आपने, बस अब समझ लो, द कॉम्बिनेशन ऑफ ISPC और ये जो मॉनेटरी रूल पढ़ा अभी हमने जहाँ सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन टारगेटिंग करता है, इसको मिला के कहते हैं ISPC MR मॉडल, जो हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला काम जो हमको यहाँ पे पढ़ना है वो है फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व, A.W. फिलिप्स इंग्लिश इकोनॉमिस्ट हुए हैं, आप पढ़कर आए पहले फिलिप्स का, मेरे साथ डिटेल में पढ़कर आए। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया ब्रिटिश डेटा के ऊपर, उन्होंने देखा कि जब इन्फ्लेशन हम ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है। तो यानी एक ट्रेड ऑफ है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में। बाद में मिल्टन फ्रीडमैन वगैरह ने बताया कि नहीं भाई, ऐसा ट्रेड ऑफ शॉर्ट रन में एग्जिस्ट करता है, लॉन्ग रन में एग्जिस्ट नहीं करता। खैर वो उसके ऊपर एक अलग पूरा लेक्चर, आप पूरी कहानियाँ पढ़ चुके हैं पहले से। मगर अब हम फिलिप्स कर्व एक दूसरे एंगल से वापस से पढ़ने वाले हैं। मॉनेटरी रूल्स के साथ हमें इसको रिलेट करना है, इसलिए वापस से पढ़ रहे हैं इसको। तो लिखिए, पहले इन्फ्लेशन की बात करते हैं। इन्फ्लेशन लिखिए, इन्फ्लेशन इज अ रेट of change of prices. Inflation is the rate of change of prices. Inflation of current year is denoted by pi. इसको pi से डिनोट करते हैं. So pi is equal to price of current year minus price of previous year upon price of previous year. ठीक है. P क्या है? P है price of करंट पीरियड, P-1 क्या है? यह है प्राइस ऑफ प्रीवियस पीरियड
और पाई है इन्फ्लेशन। देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, जब रीडिंग बदलती है, कोई बुक बदलती है, तो उस बुक की नोटेशन पढ़नी पड़ती है। आप जब इस टॉपिक को ओलिवियर ब्लैंचर्ड से पढ़ रहे थे तो आपने पढ़ा था, वो बोलता था कि करंट इन्फ्लेशन को पाई टी बोलता था, लास्ट ईयर को पाई T-1 बोलता था। ठीक है, अभी हम दूसरी रीडिंग पढ़ रहे हैं तो अलग अलग बुक्स अलग तरह से नोटेशन करती हैं, मतलब सबका वही है। ठीक है, मीनिंग सबका वही है। अब एक बात आप और समझ लीजिए, वो ये है कि जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होता है तो बहुत वोलाटाइल होता है। मान लीजिए इन्फ्लेशन अगर 3% है तो वो स्टेबल रह सकता है। 3% में अगर 10 परसेंटेज पॉइंट चेंज आ भी गया तो 3.3 हो जाएगा बढ़ के, या 2.7 हो जाएगा। लेकिन अगर इन्फ्लेशन मान लो 15% है तो उसमें अगर 10 परसेंटेज पॉइंट्स का चेंज आए, 10% का चेंज आएगा तो वो 15 से 16.5 हो जाएगा या 14.5 हो जाएगा। तो बड़ा चेंज आता है, वोलाटाइल हो जाता है इन्फ्लेशन अगर इन्फ्लेशन हाई होता है तो, और जब लो होता है तो वो कम वोलाटाइल होता है। Inflation has this peculiar property that it becomes more volatile when it is at higher levels. So high inflation tends also to be volatile inflation, and this creates uncertainty. And it undermines the way in which प्राइसेस कन्वे इन्फॉर्मेशन। समझो इस बात को, लाइन जो मैंने बोली है, अंडरमाइंस द वे इन विच प्राइसेस कन्वे इन्फॉर्मेशन। देखो बेसिकली प्राइसेस का काम क्या होता है, वो इन्फॉर्मेशन देते हैं। आप बाजार में गए और आप बाजार में जाके फल वाले की दुकान पे खड़े हुए, आपने पूछा भैया ये सेब का क्या भाव है। उसने कहा जी सेब जो है वो 100 रुपीज़ पर केजी। ठीक है, फिर आपने पूछा उससे भैया ये आप बताओ कि एक दूसरा कोई फल पड़ा है, वो आपने उसका पूछा, अभी मान लो ऑफ सीजन है, मैंगो नहीं है, उसे आपने मैंगो का रेट पूछा, अभी मैंगो क्या रेट है, कह रहे मैंगो 500 रुपीज़ पर केजी है। एप्पल्स आर 100 रुपीज़ पर केजी, मैंगोज आर 500 रुपीज़ पर केजी। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैंगोज आर मोर स्केयर देन एप्पल्स एट दिस पॉइंट इन टाइम। अभी जो आम है उसकी स्केयरसिटी है, वो अवेलेबल नहीं है इजीली। तो जो गुड्स स्केयर होते हैं उनके प्राइसेस ज़्यादा होते हैं, और जो गुड्स उतने स्केयर नहीं होते उनके प्राइसेस कम होते हैं। ये प्राइसेस इंफॉर्मेशन देते हैं। लेकिन अभी आप गए दुकानदार के पास, आपने पूछा एप्पल्स का क्या रेट है, उसने कहा 100 रुपीज़ पर केजी। आप वापस आए, अरे मैं बैग लाना भूल गया, प्लास्टिक तो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, मैं घर से बैग लाना भूल गया हूँ, घर जाता हूँ बैग लेकर आता हूँ। आप घर गए, बैग लेकर आए, वापस दुकानदार के पास पहुँचे, हाँ भैया एप्पल्स। उसने कहा सर अब एप्पल्स का प्राइस चेंज हो चुका है, नाउ एप्पल्स आर 150 रुपीज़ पर केजी। तो ये जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होता है तो बहुत वॉलेटाइल होता है, और ऐसा एक्चुअली में हो रखा है बहुत सारी कंट्रीज़ में, जहाँ कुछ कुछ सेकंड्स में, कुछ मिनट्स में प्राइसेस बदलते रहे, बहुत ड्रास्टिकली चेंजेस आते हैं जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो प्राइसेस अपनी जो उनकी जो मीनिंग है कि वो स्केर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो मीनिंग को लूज़ कर जाते हैं जब इन्फ्लेशन बहुत वोलाटाइल हो जाता है। तो आप कंपैरिजन नहीं कर पाते हो फिर। जैसे पिछले एग्जांपल में आपने कंपेयर किया कि एप्पल्स 100 रुपीज़ पर केजी हैं, मैंगो 500 रुपीज़ पर केजी हैं, तो आप समझ पा रहे हैं कि मैंगोज जो है अभी ऑफ सीज़न चल रहा है, अभी ये स्केर्सिटी में है इसलिए महंगे। लेकिन जब प्राइसेस लगातार बदलते रहते हैं, हर मिनट, हर सेकेंड, हर आवर बदलते हैं, तो ये जो मीनिंग है प्राइसेस का उसको लूज़ कर जाते हैं। हाइपर इन्फ्लेशन भी आप पढ़ कर आए हैं, आप पढ़ चुके हैं हाइपर इन्फ्लेशन, आप समझते हैं इन बातों को। वहाँ मैंने एग्जांपल, जो बच्चे हमारे पास पढ़े थे पहले से, जिनको मैंने हाइपर इन्फ्लेशन जब पढ़ाया था एग्जांपल दिया था, जर्मनी का, जिम्बाब्वे का भी दिया था एग्जांपल। नहीं दिया तो अब देखिए वो बात आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो गई है, अब उसका बहुत ज़्यादा कोई ऐसा मतलब नहीं जिसको लेके बहुत कुछ सोचा जाए। ठीक है, अच्छा, मतलब इस टॉपिक के हिसाब से हाइपर इन्फ्लेशन में मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अब एक चीज हम जो पढ़ने वाले हैं उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन इनर्शिया। इन्फ्लेशन इनर्शिया, कुछ चीज़ें हम लोग कुछ टर्म साइंस से बोरो कर लेते हैं। इनर्शिया आपने पढ़ा था कि बॉडी इन रेस्ट विल रिमेन इन रेस्ट, बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू इट। जब तक कोई और चीज़, कोई फोर्स ना लगाई जाए, जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में रहती है, जो मोशन में है वो मोशन में रहती है। ये इनर्शिया पढ़ा है आपने। इन्फ्लेशन इनर्शिया क्या है?
आम तौर पे जो लोग हैं वो ये मान के चलते हैं कि जो इस बार का प्राइस होगा वो वही होगा जो लास्ट ईयर का था, ये मान के चलते हैं। आप आज एप्पल्स परचेज करने गए, 100 रुपीज़ पर केजी मिले, आप अगर वो एप्पल्स कंज्यूम करके 2 दिन बाद जाएंगे तो भी आप मन में यही सोच के चलते हैं 100 के मिले थे, 100 के मिलेंगे। जब कोई दुकानदार बोलेगा 110 तो आप बोलेंगे अरे भैया क्या बोल रहे हो, अभी परसों तो लिए थे आपसे 100 रुपीज़ पर केजी के, अभी आप 110 के कैसे दे सकते हो, 100 के ही दोगे। और अगर 90 बोल देगा तो नहीं बोलोगे आप उसको, फिर आप मन मन में खुश हो गए, वाह वाह 10 रुपये बच गए। ये ह्यूमन नेचर है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वो ये है कि लोग जो हैं वो आज के प्राइसेस को पिछले पीरियड के प्राइसेस से कंपेयर करते हैं और ये मान के चलते हैं कि आज के प्राइसेस पिछले पीरियड के प्राइसेस जितने ही होंगे उनमें चेंजेस नहीं होंगे। यही इन्फ्लेशन इनर्शिया है। ठीक है, देखिए the weight of evidence that has accumulated on inflation dynamics in many countries over the past decades suggests that changes in output are followed by changes in inflation। यानी आउटपुट चेंज होगा तो इन्फ्लेशन चेंज होता है, which is summarized by saying, अब इन्फ्लेशन इनर्शिया पे आऊंगा मैं, मतलब मैंने आपको एक क्रक्स बता दिया था पहले, अभी डिटेल में अभी उस पे आ रहा हूं मैं। ठीक है, बेस बनाता हूं, चल रहा हूं। which is summarized by saying that output leads inflation output leads inflation। एक और फेमस सेइंग आपने पढ़ी है मिल्टन फ्रीडमैन की, इन्फ्लेशन इज ऑलवेज एंड एवरीवेयर अ मॉनेटरी फिनोमिनन। वो एक अलग कहानी है, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस है कि अगर आउटपुट बढ़ता है तो वो प्राइसेस को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, सो इन्फ्लेशन बेसिकली डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स। नंबर वन, इन्फ्लेशन ऑफ द प्रीवियस पीरियड pi minus 1, and number 2, the gap between current employment and equilibrium rate of employment। तो जो current employment है और equilibrium rate of employment है उसका जो gap है, मैं अभी y और y लिख देता हूँ, चलो हटा देता हूँ, बाद में लिखूंगा y, अभी हटा देता हूँ, अभी e लिख देता हूँ। current employment and equilibrium rate of employment का जो gap है उस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि हमने इस बात को समझा शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है तो इन्फ्लेशन कम होता है, अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है। ठीक है, अच्छा, अब एक स्कूल ऑफ थॉट ये है जो आप पढ़कर आते हैं एक्सपेक्टेशंस का, जहाँ आपने पढ़ा था अडैप्टिव एक्सपेक्टेशंस। वहाँ पे आपने पढ़ा था कि हम ये मानते हैं कि जो प्रीवियस ईयर की वैल्यू थी किसी भी वेरिएबल की, उसमें एक फिक्स चेंज आएगा, लैम्डा टाइम्स चेंज आएगा, उस चेंज को ऐड करके हमारे पास करंट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, लेकिन हम इन्फ्लेशन इनर्शिया में ऐसा बिलीव करते हैं कि उस चेंज को हम कंसिडर नहीं करेंगे। हम ये मानेंगे कि जो करंट इन्फ्लेशन है वो प्रीवियस ईयर पे ही डिपेंड करता है। राइट, देखो अडैप्टिव एक्सपेक्टेशंस में क्या पढ़ा था आपने, वहां आपने ये पढ़ा था कि जो करंट इन्फ्लेशन है, एक्सपेक्टेड करंट इन्फ्लेशन, वो पास्ट ईयर करंट इन्फ्लेशन के ऊपर बेस्ड है प्लस सम कांस्टेंट टाइम्स, यू कैन से लैम्डा टाइम्स, या ए बोल दीजिए, आपकी रीडिंग ए बोल रही है, पास्ट इन्फ्लेशन माइनस पास्ट ईयर एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। तो जो इस बार का इन्फ्लेशन है वो इक्वल होगा पास्ट ईयर के एक्सपेक्टेशन के ऊपर प्लस जो पास्ट ईयर के एक्चुअल और एक्सपेक्टेशन में डेविएशन आया था उसमें ऐड करके। राइट, और अगर हम ए को बोल देते हैं, ए को 1 मान लेते हैं अगर, तो A1 होने का मतलब यह है कि पाई ई इज इक्वल टू पाई माइनस 1। अगर A1 है तो उसका मतलब यह है कि करंट ईयर की एक्सपेक्टेशन एग्जैक्टली उतनी ही होगी जितना लास्ट ईयर का इन्फ्लेशन था। और ये एक सिंपल अडैप्टिव एक्सपेक्टेशंस मॉडल है, लिख लीजिए, फिर मैं इनर्शिया पे भी आ रहा हूँ। लिखिए, अडैप्टिव एक्सपेक्टेशंस मॉडल, it suggests that
expectations are formed adaptively, wherein expected inflation of current period is based upon the expected inflation of previous period plus a fraction of deviation of previous period inflation from previous period expectation. मैंने लिखवाया आपको करंट इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन जो है वो प्रीवियस एक्सपेक्टेशन प्लस फ्रैक्शन लैम्डा या ए कुछ भी कह लीजिए, ए जो है वो 0 से 1 के बीच में होता है, फ्रैक्शन किसका, प्रीवियस इन्फ्लेशन और प्रीवियस एक्सपेक्टेशन की डिफरेंस का, ठीक है, वो हम ऐड कर लेते हैं. दिस फॉर्म ऑफ अडैप्टिव एक्सपेक्टेशंस provides an interpretation of the lagged inflation term as a determinant of inflation. तो इससे पता चलता है कि जो lagged inflation term है ये इन्फ्लेशन टर्म ये डिटरमाइन करती है इस बार के एक्सपेक्टेशन को भी. However, this is an unintelligent and thus implausible way of forming expectations. Why? Because why look entirely to the past when forming a view about the future? देखिए, इसको अनइंटेलिजेंट क्यों कहा जाता है? आप जब कार चलाते हैं, आगे जा रहे हैं, तो क्या पीछे देखकर चलाते हैं या आगे देखकर चलाते हैं? ऑब्वियसली जो कार चला रहा है वो आगे देख रहा होता है. अगर पीछे देख के चलाएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा. लेकिन अडैप्टिव एक्सपेक्टेशंस हम क्या करते हैं, पीछे देख के अंदाजा लगाते हैं आगे क्या होगा. वेरी डिफिकल्ट. इसलिए इसको कहा गया क्या, ये अनइंटेलिजेंट वे है. हम रैशनल एक्सपेक्टेशन भी पढ़कर आते हैं, वो यहाँ यूज नहीं कर रहे हैं हम लोग. हम यहाँ पर यूज क्या कर रहे हैं, इन्फ्लेशन इनर्शिया. हम ये मान लेते हैं कि जो पास्ट ईयर का इन्फ्लेशन था वही होगा बस खाली, और पीछे कुछ और डेविएशन वगैरह चेक करने की जरूरत नहीं है. जो लास्ट ईयर इन्फ्लेशन था वही इस बार भी होगा, और आगे चलिए अब उसके बेसिस पे पॉलिसी बनाते हैं. ठीक है, कुछ और सोचने की या कुछ और देखने की या डेविएशन कितना था लास्ट ईयर के एक्सपेक्टेशंस का एक्चुअल से, उसकी जरूरत नहीं है. A more plausible and realistic interpretation of why past inflation is included as a determinant of current inflation is in terms of inertia, wherein we believe that the inflation inverse, the lagged inflation is basically pi minus 1. तो जो करंट इन्फ्लेशन होगा वो भी इसी के इक्वल ही आएगा, पाई माइनस 1 के इक्वल आएगा. We often refer the inflation of last year as lagged inflation and denoted by pi L. So the inflation of current year is basically the lagged inflation. यहाँ आ जाइए वापस, देखिए ये दो टर्म्स मैंने लिखवाई थी वही हैं, lagged inflation plus deviation of output from equilibrium output. अब यहाँ पर देखिए ओकुन्स लॉ भी पढ़ा था आपने. ओकुन्स लॉ में क्या पढ़ा था, वैसे हम जनरली बिलीव करते हैं कि आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट 1-to-1 मूवमेंट करते हैं. अगर एक यूनिट चेंज आएगा आउटपुट में तो एक यूनिट चेंज आएगा एम्प्लॉयमेंट में. लेकिन ओकुन्स लॉ में पढ़ा था ऐसा जरूरी नहीं है. अभी बताता हूँ उस बात को भी. फिलहाल मान लीजिए चेंज बराबर है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इन्फ्लेशन ऑफ करंट पीरियड है वो क्या है, इन्फ्लेशन ऑफ लास्ट पीरियड, इसको लैग्ड इन्फ्लेशन कह सकते हैं, प्लस चेंज इन आउटपुट फ्रॉम एक्सपेक्टेड आउटपुट. इसका एक फ्रैक्शन इन्फ्लेशन पे असर डालता है, क्योंकि ये बात सच है कि अगर आउटपुट तेजी से बढ़ेगा, लोगों की इनकम तेजी से बढ़ेगी, तो वो ज़्यादा सामान खरीदेंगे और प्राइसेस बढ़ेंगे. तो ये यहाँ पर ये जो वैल्यू है पाई ये करंट इन्फ्लेशन है. ये पाई एल जो है इसको बोलते हैं लैग्ड इन्फ्लेशन. और ये जो डिफरेंस इसको बोलते हैं क्या, आउटपुट गैप.
और इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम? दिस इक्वेशन इज नोन एज inertia augmented Phillips curve. सॉरी, ठीक है। और also when lagged inflation term is interpreted as reflecting expected inflation on the assumptions of adaptive expectations, keeping a as 1, means pi e is equal to pi minus 1. मैंने बताया अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन की इक्वेशन ये होती है, लेकिन अगर a 1 हो तो pi e pi minus 1 के इक्वल होता है. Then the equation of Phillips curve becomes pi is equal to pi minus 1 plus alpha y minus ye. और यहाँ पर बाकी सब सेम है. ये इन्फ्लेशन, करंट इन्फ्लेशन है, ये आपका एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन है, आप कह सकते हैं. और ये आउटपुट गैप है. और इस इक्वेशन को अब हम बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं हम लोग एक्सपेक्टेशंस ऑगमेंटेड फिलिप्स कर्व. एक्सपेक्टेशंस ऑगमेंटेड फिलिप्स कर्व. तो दो बातें हमने सीख ली. पहली बात कि इन्फ्लेशन डिपेंड किस पे करता है, वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है. एक तो वो डिपेंड करता है पास्ट इन्फ्लेशन पे, और दूसरा वो डिपेंड करता है आउटपुट गैप के ऊपर. दूसरी चीज़ हमने ये सीखी कि हम फिलिप्स कर्व की इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं. दो फॉर्म में लिख सकते हैं. या तो हम लिख सकते हैं उसको इनर्शिया ऑगमेंटेड फिलिप्स कर्व, या लिख सकते हैं उसको क्या, एक्सपेक्टेशंस ऑगमेंटेड फिलिप्स कर्व. दोनों की इक्वेशन मैंने आपको समझाई. आप कहेंगे सर दोनों बात तो सेम ही कह रहे हैं. हाँ जी, बात सेम है दोनों में, बस डिफरेंस प्रेजेंटेशन का है. हम अगर ये मान लें कि पाई हमारा कांस्टेंट है, पाई एल लैग्ड वैल्यू पे डिपेंड करता है, और अगर मान लें कि A1 है अडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस में और करंट इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशन लास्ट ईयर के इक्वल है, तो ये इक्वेशन आ जाती है सेकंड वाली. क्लियर बात? आपको समझ गए इतनी बात? अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेशन ऑफ फिलिप्स कर्व, ड्राइव करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर से इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे फिलिप्स कर्व की, और फिर और आगे मॉडल बिल्ड होगा. बहुत लंबा टॉपिक है ये, ठीक है. ISPC MR मॉडल बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत टाइम लगेगा इसको पूरा करने में. लेकिन एक बेसिक पॉइंट्स हमने बात अपनी शुरू की है. होपफुली इतनी बात आप लोग समझ गए हैं. कोई क्वेरी आपके मन में है तो आप डाउट सेशन में आइए और डिस्कस करेंगे. राइट? ओके, थैंक यू.